हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परिंदे जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं संविधान की। संविधान 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 शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम प्लस विधान। विधान, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून या विधि से। समझ लो, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानूनी या विधि से। विधि का मतलब भी कानूनी होता है, अर्थात कानूनों का ऐसा दस्तावेज, कानूनों का ऐसा दस्तावेज जो किसी राष्ट्र पर समान रूप से लागू होता है। समझो, तो संविधान किसे कहते हैं भैया? संविधान जो है एक दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है? तो कानूनों का, विधि का दस्तावेज है। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून से अर्थात विधि से। तो कानूनों का ऐसा दस्तावेज जो किसी राष्ट्र पर समान रूप से लागू होता है संविधान कहलाता है मेरे भाई। संविधान कहलाता है। कुछ संविधान कहलाता है तो कुछ तंत्र पाए जाते हैं किसी भी राष्ट्र में कुछ तंत्र पाए जाते हैं। सरकार का स्वरूप जिससे निर्धारण होता है। तो मुख्यतः 3 तंत्र पाए जाते हैं। 3 तंत्र हैं। 3 कितने तंत्र हैं? 3 तंत्र। एक है भैया राजतंत्र। दूसरा होता है गणतंत्र और तीसरा होता है हमारा लोकतंत्र। ये ध्यान रखना, राजतंत्र किसे कहते हैं? तो राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था शासन की जहां पर शासक का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत होता है अर्थात चुनाव नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही वंश का राज चलता है। तो ऐसी शासन व्यवस्थाओं को कहते हैं हम राजतंत्र व्यवस्था कहते हैं। गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है कि यहाँ पर जो शासक होता है, जो शासन का प्रमुख होता है, वह उसका पद वंशानुगत नहीं होता। समझ लो, ऐसी व्यवस्थाओं को कहते हैं हम गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को कहते हैं गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। और लोकतंत्र व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां पर क्या होता है, शासक का चुनाव होता है। यहाँ पर जो शासक बनता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक ही वंश का नहीं होता, बल्कि उसका चुनाव किया जाता है, उसका निर्वाचन होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है कि वे वंशानुगत नहीं होता, उसका भी निर्वाचन किया जाता।
यहाँ पर वंशानुगत होता है, इसमें राजतंत्र में। तो भारत एक गणतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में ये दोनों स्थितियाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं, और ये वाली स्थिति जो है वो भारत में नहीं पाई जाती है, नहीं देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बस बात करते हैं शासन की व्यवस्था की। शासन की कितनी प्रणालियां हैं? तो शासन की लगभग 3 प्रणालियां हैं, मुख्यतः 3 प्रणालियां होती हैं शासन की। भाई शासन की कितनी प्रणालियां? शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, और एक क्या होती है हमारी? परिसंघात्मक, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है कि इसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, केंद्र में निहित होती है। राज्यों का अपना अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। इस शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एकल संविधान पाया जाएगा ऐसे देशों में जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी। एकल नागरिकता पाई जाएगी, एकल नागरिकता, और क्या पाया जाएगा? एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका पाई जाएगी। एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ये एकात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है कि संपूर्ण शक्ति जो है वो केंद्र में निहित होती है, राज्यों का इसमें कोई अस्तित्व नहीं होता अपना। और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? इसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलित बंटवारा होता है। इसमें जो है संघ जो है इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, राज्यों का विनाश किया जा सकता है, इसका विनाश नहीं हो सकता। मतलब राज्य जो है इनका विनाश किया जा सकता है, संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है भाई? परिसंघात्मक शासन व्यवस्था वह होती है इसमें भी केंद्र व राज्यों के बीच एक समझौता है। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? परिसंघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश एक समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें राज्य जो हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। किसकी अपेक्षा? केंद्र की अपेक्षा। इसमें इस समझौते से राज्य कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी इसे छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी इसे तोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य इसे तोड़कर नहीं जा सकते संघ को, ये होते हैं। इसलिए इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इस वाली शासन व्यवस्था को, संघात्मक शासन व्यवस्था को विनाशी राज्यों मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का नहीं, क्योंकि ये अविनाशी हो जाएगा।
विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघात्मक शासन व्यवस्था। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का विनाश मतलब राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, केंद्र का विनाश हो सकता है। इसमें राज्यों का विनाश नहीं होता, इसमें केंद्र का विनाश हो सकता है। और इसमें संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है, राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, ऐसी जो विशेषताएं पाई जाएंगी वो एकात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है। भारत कहाँ पर है? तो भारत ने अपनाई है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक, भारत के पास कौन सी व्यवस्था भैया? संघात्मक। और पहले बताइए मैं, लोकतंत्र है हमारे भारत में, लोकतंत्र, और कौन सी है हमारा, और बताया गया हमें गणतंत्र। गणतंत्र। तो भारत की स्थिति क्या है भैया? हम भारत गणतंत्र देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में। एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ मूल्य, कुछ विशेषताएं जो हैं भारत में पाई जाती है, भारत के संविधान में है। जैसे एकल नागरिकता भारत में है, जैसे एकल संविधान भारत में है, एकल न्यायपालिका का सिद्धांत भी भारत ने अपनाया है, संशोधन करके हमने अपनाया है संघात्मक शासन व्यवस्था को। सही है ना? तो ये रही कुछ शासन प्रणालियाँ जो आपके समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। अब संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो भैया हम बात करेंगे मूल संविधान में। मूल संविधान में, मूल संविधान में और वर्तमान की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो मूल संविधान में भैया भाग थे 22। भाग कितने थे? 22। और आपकी अनुसूचियां थी 8। और हमारे अनुच्छेद थे कितने भैया? 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बना था, मतलब मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? 25 भाग हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई और लगभग 450 से भी ज़्यादा, 450 से भी ज़्यादा क्या हो चुके हैं? अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति है कि 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 450 प्लस क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। तो चलिए कैसे कैसे ये भाग हो जुड़े हैं, भाग इससे कैसे 25 हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात 25 हुए। देखिए सबसे पहला हम बात कर चुके हैं कि मूल संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। और वर्तमान की स्थिति क्या कहती है कि वर्तमान में लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियां, जबकि 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। 22 भागों से 25 भाग कैसे तब्दील हुए, कैसे भाग बढ़ रहे हैं, कैसे भाग घटे थे, उनकी चर्चा आज करते हैं। तो देखिए, एक सबसे पहले 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा। 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था भाई साहब? 1956 में। 1956 में 7वां संविधान संशोधन। और संविधान के भाग 7 को, इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। इस भाग में था क्या? तो राज्य, जो भारतीय राज्य थे, उन भारतीय राज्यों को का, खा, गा, घा श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणियों में बांटा गया था।
इस व्यवस्था को 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से जो भाग का संविधान का भाग 7 था उसे समाप्त कर दिया गया। इस भाग 7 में राज्यों को का, खा, गा, घा की श्रेणी में बांटा गया था। इन्हें अर्थात इसे भारत के संविधान से खत्म कर दिया गया। फिर जो किया गया था वो किया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था भाई साहब? ये हुआ था 1976 में। 1976 में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से संविधान में 2 भाग नए जोड़े गए। 2 भाग क्या कर दिए गए? प्लस कर दिए गए हैं। कौन कौन से भाग? तो भाग 4 का जोड़ा गया और भाग 14 का जोड़ा गया। ये 2 भाग जोड़े गए। भाग 4 के का में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 के का में जोड़ा गया। क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य। इससे पहले मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4 के का में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। आगे जो भाग 14 है इसमें इसके अंतर्गत अधिकरणों को जोड़ा गया। ट्रिब्यूनल्स, इसे इंग्लिश में होते हैं ट्रिब्यूनल्स। अधिकरणों को जोड़ा गया। विभिन्न प्रकार के अधिकरण तो होते हैं, जैसे एनजीटी हुआ, ये भी अधिकरण। इसके बाद एक नया संविधान संशोधन लेकर के आए हम, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखता हूँ। संविधान संशोधन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही है भाई। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये जो हुआ था वो 1993 में हुआ। ये कब हुआ? 1993 में। ये दोनों संविधान संशोधन हुए 1993 में। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन है और जो 74वां संविधान संशोधन है, तो देखिए इसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 जोड़ा गया और इसके तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है भाग 9 का जोड़ा गया। भाग 9 का क। इस भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायतों को जोड़ा। पंचायतों को संविधान में स्थान मिला था। पंचायतों को, ये ध्यान रखना, पंचायतों को। और भाग 9 के का में नगर पालिकाएं जोड़ी गई। नगर पालिकाएं जोड़ी गई। इसके बाद हम एक संविधान संशोधन और लेकर के आए, वो था 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन का 97वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब आया था? तो ये आया भैया 2011 में। और इसके माध्यम से हमने जो भाग जोड़ा वो भाग जोड़ा था भाग 9 का ख। भाग 9 का क्या जोड़ दिया? खा जोड़ दिया। और इसमें हमने क्या जोड़ा था? तो इसी के अंतर्गत हमने जो रखा संविधान में सहकारी समितियां सहकारी समितियों को जोड़ा।
तो ध्यान रखना भैया कि मूल संविधान में भाग थे 22 जिनमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए तो देख लो कि 7वां संविधान संशोधन हुआ है 1956 में, जिसके माध्यम से संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। इस भाग 7 में राज्यों को का, खा, गा, घा की श्रेणी में बांटा गया था। आगे चलकर हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, जिसके माध्यम से 2 भागों को जोड़ा गया। एक भाग भाग 4 का जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 का जोड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 14 के काय जोड़ा गया था, जिसमें अधिकरणों को जोड़ा गया। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल, जैसे एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है। इस प्रकार के ट्रिब्यूनलों को हमने भारतीय संविधान में जो जगह दी वो दी गई थी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसके बाद जो हमने 73वां संविधान संशोधन किया और एक 74वां संविधान संशोधन किया। ये कब किया गया था भाई साहब? ये 1993 की बात है कि 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने भाग 9 को संविधान में ऐड किया और इसमें जो वर्णन किया वो पंचायतों का वर्णन किया कि भैया भाग 9 में क्या होंगी, पंचायतें होंगी। उसके बाद हम 74वां संविधान संशोधन लेकर के आए। इसमें हमने भाग 9 का जोड़ा और इसमें हमने नगर पालिकाओं की चर्चा कर दी साहब कि भाग 9 के काम में क्या होगा, नगर पालिकाएं होंगी। फिर आगे चलकर हमने 97वां संविधान संशोधन किया 2011 में, जिसके तहत भाग 9 का खा जोड़ा गया, जिसमें हमने सहकारी समितियों का वर्णन किया। जय हिंद, जय भारत। ये था हमारी समितियां कैसे भाग और बदले थे। तो ये भैया वीडियो हो गई शायद पूरी हमारी।